वेलकम टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में 12th क्लास का गद्यखंड से चैप्टर 5 जो शीर्षक का नाम है रोज़, उसका क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और व्याकरण सहित सारा क्वेश्चन डाला गया है। फुल एक्सप्लेनेशन है पूरा चैप्टर का। आप अच्छे से वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद फिर अपना एस्टिमेट कीजिएगा कि हमको आता कि नहीं आता है। अगर नहीं फिर दिक्कत आती तो फिर से वीडियो देखिए। इसके साथ आपको पूरा जितनी भी परेशानी होगी या कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप अच्छा से अपने भाषा में दे सकते हैं। जितना हो सके वॉच कीजिए, ये आप ही के लिए बेटर है क्योंकि आप एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है। जितना हो सके रिवाइज कीजिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो देख देख के रिवाइज कर लीजिए, सुन लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना पाते तो 2 बार 3 बार वीडियो देख के ही रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें सब किसी बच्चे ने बहुत बोला है कि ऑब्जेक्टिव नहीं डालता है। पूरा फुल वॉच कीजिए। वीडियो के अंत में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद व्याकरण रहता है। पहले हम सब्जेक्टिव डालते हैं ताकि आपको जब हम सवाल देंगे तो आप जो अभी जो एक्सप्लेनेशन जो देखे होंगे या सुने होंगे तो आपको जब ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी क्या हमको आंसर देना है। इसलिए हम नहीं डालते हैं पहले ऑब्जेक्टिव, बाद में हम ऑब्जेक्टिव डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। रोज़ जो शीर्षक है हमारा, उसका लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। आगे बस एक नाम याद रखिए या लास्ट नाम पहले वाला सच्चिदानंद याद रखिए या आगे नाम रखिए। हमेशा एग्ज़ाम में या इस चैप्टर में आगे ही करके बोला गया है लेखक को। और जिनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911। निधन हुआ है 4 अप्रैल 1987 को। पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप बुक पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ जो हम एक्सप्लेनेशन करें उसको गौर से सुनिए। आपको पूरा किताब की बात समझ में आ जाएगा कि किताब नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको परेशानी नहीं होगी जवाब देने में। जब आप अच्छे से वीडियो सुन लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ये इस कहानी पर आधारित है जो एक महिला होती है, एक नारी होती है जो पहले चंचल स्वभाव की। पहले मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, एक शॉर्ट बता देती हूँ कि इसका कहानी का मोटिव क्या है। एक महिला होती है जो पहले बहुत चंचल रहती है अपने पिता के घर में या अपने नैहर में या मायके में। उसके बाद शादी होने के बाद अगर कंडीशन ख़राब होता है तो उसी को अपना ज़िंदगी बना के जीने लग जाती है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के बारे में बताया गया है। इन शॉर्ट में हम आपने बता दिया। आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लेखक है। जो लेखक उनके घर पे गए थे, जो आगे जी हैं वो उनके घर पे गए थे। वो भाई लगेंगे उसके। अब वो जो मालती है उसकी बहन लगेंगी, दूर का ही रिश्तेदार है लेकिन भाई बहन का रिश्ता है। तो उनके घर पे गए थे तो बताया गया है कि कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के जीवन की झलक मिल जाती है, जैसे बताया गया है किताब में। जब वो अतिथि का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं करती है। जब कोई हमारे घर पर कोई गेस्ट आए, अगर आपका मन एक्साइटमेंट नहीं है, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको पता चल जाता है कि कोई गेस्ट आता है, उसको अनुभव हो जाता है कि ये हमसे खुश नहीं है, या तो अपने से खुश नहीं है तो हमसे खुश नहीं है। तो आप दूसरों से खुशी की बात नहीं, वो खुद से खुश नहीं था, वो अपने ही मन उनका ठीक नहीं था। अतिथि का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं करती है। अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत अच्छे से नहीं कर पाती है। मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती है बल्कि उसके प्रश्नों के जवाब संक्षिप्त में ही देती है। उसमें अतिथि का कुशलता या उसके वहाँ आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती है। बीते 2 साल में मालती का जीवन नीरस हो चुका है। मालती का चुप रहना अतिथि का अवहेलना नहीं बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की नीरसता का सूचक है।
यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुट घुट कर जिंदगी जीने का वर्णन किया गया है, जहाँ एक ही चार दीवारी के अंदर रहना मन उबाऊ सा हो गया है। देखिए, अगर किसी अतिथि को अगर हम अच्छा से नहीं सत्कार करेंगे, अच्छा से नहीं पेश आएंगे, तो वो तो दो ही रीज़न सोचेंगे, या तो उनसे खुश नहीं है या तो वो खुद से खुश नहीं है। जो अतिथि आते हैं या तो अतिथि का आना उसको अच्छा नहीं लगता है, या तो वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है। तो इसी तरह ये मालती के बारे में बताया गया है कि मालती अपने वैवाहिक जीवन से खुशी नहीं है। ऐसा तो बात नहीं था कि जो उनके भाई जो आया था तो उनसे खुशी नहीं था, उनसे खुशी था, लेकिन उनको थोड़ा अलग ही दिमाग था। मतलब ऐसा वैवाहिक जो संबंध था, ऐसा जो ज़िंदगी जी रही थी जिससे लग रहा था कि उसको घुटन हो रही है। वो खुद किसी काम में सोच में डूबी रहती थी, कोई आए कोई जाए उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था कि कैसा चल रहा है जीवन। कोई आदमी आए तो क्या पूछना चाहिए, कैसा है, किस हाल में है, खाना खाए कि पिए, मतलब कुछ ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया उस लेखक को अपने भाई को। तो लगा कि इसी से पता चलता है कि इसके घर में कुछ अलग ही मतलब शांति स्वभाव मतलब अलग ही छाया हुआ है, वातावरण ठीक ठाक नहीं है, उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन से ये ठीक मतलब कुशल नहीं है, खुश नहीं है, वो अपने आप परेशान है। ये हमको पहले ही ऐसा जैसे चैप्टर शुरू होता है उसके बारे में ऐसे ही दिया गया है कि ये खुश नहीं अपने जीवन से। दूसरा है प्रश्न 2, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। सांप की छाया जो एक होता है, शापित जो होता है ना कि सांप पड़ा हुआ है तो इसीलिए ऐसा हुआ। जब लेखक उसके घर के आंगन में पैर रखा तो उससे लगा कि मतलब कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ श्रापित हुआ है, जिसकी वजह से कहीं पर कुछ चहल पहल नहीं है, ना खुशी है, ना आनंदित है, एकदम पूरा एकदम मन उबाऊ सन्नाटा सा छाया हुआ है। ऐसा क्यों है, इसी का वर्णन करना है। चलिए उत्तर में देते हैं। उत्तर में हमने क्या लिखा है बता रहे हैं आप लोग को कि जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहाँ किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का न होना। कोई किसी से प्रेम नहीं करना, सब अपने काम से मतलब रखना। उसका हस्बैंड है वो अपने काम से आता है, अपने काम से जाता है, वो है अपने दिन भर में अपने काम में लगी रहती है। वहाँ रहने वाला परिवार एक उबाऊ, चिड़चिड़ापन, नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा था। निर्जीव जिंदगी इसलिए कहा जा रहा है कि जब उसका बेटा गिर जाता है तो उसको गिरने से कोई दर्द नहीं होता है। इसी प्रकार एक पति को अपने कामकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस प्रकार शाप पति, पत्नी और बच्चे तीनों को ही भुगतना पड़ रहा है। पति है जो अपने काम में बिजी है, पत्नी है जो अपने घर के काम में बिजी है, और बच्चे जो हैं, बच्चे को कोई देखभाल नहीं, ना पति उसका देखभाल कर रहा है, ना उसका पत्नी देखभाल कर रहा है। मतलब कोई किसी से खुश नहीं है, सब अपने अपनी ज़िंदगी जिया जा रहा है। बच्चा भी इसमें पिसा रहा है कि बच्चे को भी जो खुशी मिलना चाहिए, जो उनको वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मतलब सबको लग रहा है कि एक दूसरे से श्राप मिला है कि सब एक जगह से अपना अपना बंधे हुए हैं अपने अपने लिमिटेशन में। कोई खुशी नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। जो लेखक जो है, जो अभी जो बता रहे हैं, जो लेखक और जो मालती जो है, उस कहानी की नायिका जो है, उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन में है, क्या लगेंगे वो लेखक जो अंग्रेज जी जो हैं, जो इस चैप्टर का रोज जो चैप्टर का नाम है रोज, यानी कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या हो रही है किसी के, एक घर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बताया गया है कि एक घर में कैसे होता है, उसके बारे में कहानी, दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि अधिकतर यही देखा जाता है कि हर लेडीज़ अपना चार दीवारी में सीमित। इससे पहले भी हम इस वीडियो में डाले हुए थे
इसमें बताया गया था अर्धनारीश्वर के बारे में कि नारी को मतलब घर दीवारी में ही रख दिया जाता है, उसको आगे ज़िंदगी जीने का कोई मौके नहीं देता है। तो इसी तरह ये भी चैप्टर मेन थोड़ा मिलता जुलता है इसके बारे में। इसमें भी नारी के बारे में ही बताया गया कि नारी जो आती भी है तो थोड़ा अपना भी नहीं खुद को मतलब सोचती है कि हमको आगे भी बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, बस उसी को अपना ज़िंदगी मान लेती है और घुट घुट के जीने लग जाती है। ऐसे घुटन ज़िंदगी है तो घुटने में जी रही है, ये नहीं कि अच्छा ज़िंदगी जिए, अच्छा अपने आप को खुद हम अपना रास्ता बनाएं, ऐसा कुछ नहीं करती है। तो यही बारे में बताया गया। क्वेश्चन है कि लेखक और मालती के संबंध में बताए, तो देखिए क्या दिए हैं हम आंसर इसका। लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, मतलब बहुत ही गहरा संबंध है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, भाई बहन के ही रिश्ते हैं दोनों का, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। ऐसा भाई बहन है जो एकदम फ्रेंडली है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले लड़े पीटे, दोनों खेलते पिलते थे, लड़ाई करते थे। दोनों की पढ़ाई भी साथ ही हुई थी, दोनों पढ़े लिखे भी साथ में। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा। वह कभी भाई बहन के बंधन में नहीं बंधे थे, मतलब भाई बहन तो था लेकिन हमेशा ऐसा रिश्ता था कि एकदम मित्र जैसा, कि जो भी हो कि एक दुख बांटना सुख बांटना, जैसे एक फ्रेंड होता है सच्चा फ्रेंड, उस तरह था। ये भाई बहन में तो बंटवारा भी होता है कि हाँ ये है वहाँ वहाँ है, लेकिन फ्रेंड में थोड़ी बंटवारा होता है। फ्रेंड में एकदम सब कुछ बांट कर चलना पड़ता है। इसी तरह कह रहा है दुख सुख एकदम मित्रता ज़्यादा था, भाई बहन का मित्रता ज़्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने परिचय दे, मतलब अपने भाषा में परिचय देने के लिए कह रहा है कि जो मालती के हस्बैंड का नाम है महेश्वर। जब भी कहानी में उसके बारे में कुछ आता है तो आपका मन में क्या उभरता है कि कैसा पति होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक पत्नी के लिए, डेडिकेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो आप अगर बुक पढ़े हैं तो उसमें दिया होगा कि उसके चरित्र से पता चल जाता है कि ये कैसा होना चाहिए। तो हम आप लोग के लिए लाए हैं आंसर इसका। देखिए क्या लिखे हैं हम। लेखक ने महेश्वर के नित्य कर्म का संक्षिप्त रूप में, जो उनका डेली लाइफ है, नित्य कर्म का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह रोज़ सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, डिस्पेंसरी बगल में एक मेडिकल है उसके वहाँ चला जाता है। दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है। सुबह उठ के डिस्पेंसरी जाया, फिर दोपहर में आया खाना खाने। डेली उसका यही रूटीन है। और शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज़ एक ही तरह बीतता है, मतलब रोज़ का मतलब डेली कैसे बीत रहा है इसका जीवन, कोई ज़िंदगी में बदलाव नहीं है। डेली का डेली वही पारंपरिक घटना। सुबह उठना, जाना ऑफिस नहीं, मेडिकल डिस्पेंसरी जिसे बोलते हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जाना, फिर रोगी को इलाज करना, फिर दोपहर में आना, खाना खाना, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करके फिर शाम को चले जाना। मतलब डेली कोई नहीं बाहर जाना कि नई एक्टिविटी कुछ नहीं दिखाना, बस यही उसका डेली का रूटीन था। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में है। कटा हुआ मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसका महेश्वर का झलक है उसमें। परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है, मतलब जब भी कहानी में महेश्वर का नाम आता है तो उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण, तो उसकी उपस्थिति को माहौल में तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है और अधिक नीरस और उबाऊ बनाती है। इसका मतलब कि बहुत ही टेंशनपूर्ण और एकदम अजीब लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम पति के साथ पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इसी के बारे में बताया गया है कि महेश्वर जो जब भी कहानी में उसका नाम आता है तो एकदम लगता है कि थोड़ा अच्छा पति होना चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए अपनी पत्नी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गैंग्रीन क्या है? आंसर है गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। यह रोग पैर में कांटा चुभने से होता है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शकल
अख्तियार कर लेता है, मतलब जख्म से बहुत फूल जाता है, जिसका इलाज मात्र पाँव का काटना ही है। कभी कभी इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है जो कांटा चुभने पर एक ऐसा रूप ले लेता है जो फूल जाता है। कभी देखे होंगे आप लोग, अगर आपको याद होगा तो उसे कांटी भी बोला जाता है, जो एकदम बड़ा सा कांटी की तरफ आगे बाहर हो जाता है पैर में, जो चलने में भी दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसा होता है चलने के बाद क्या होता है, अगर नहीं चल पाता है, अगर टाइम पर नहीं निकाल पाए तो वो इन्फेक्शन फैला देता है पूरा पाँव में, जिसकी वजह से पाँव काटना पड़ता है। तो गैंग्रीन बहुत खतरनाक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में होता है। पहाड़ी इलाकों में जो कांटा होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही हार्ड होता है, जो पैर में गड़ने के बाद ऐसा इन्फेक्शन फैला देता है जो पाँव काटना पड़ता है। कभी कभी इन रेयर केस में, हमेशा नहीं, वैसे तो इलाज करके निकाल दिया जाता है, अगर टाइम से पहले अगर निकाल दे तो ठीक हो जाता है। छोड़ देने के बाद वो घाव बना देता है जो इन्फेक्शन पूरा टांग में फैला देता है, जो बाद में काटना ही पड़ता है। तो गैंग्रीन एक क्या है, बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर। कहानी से उन वाक्यों को चुनें जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे तो बहुत जगह रोज शब्द पर, तो हम कुछ ही शब्द ऐसा दिए हैं, ऐसा ये एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आंसर में दिया है तो हमने लिख दिया है आप लोग को, ताकि दिक्कत न हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे, हर क्वेश्चन हम आप लोग को करवाना चाहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं रोज़ शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, तो हम लिख दिए हैं, कुछ ही लिखे हैं। सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक ही रोज है, देख रहे हैं हमारा शीर्षक जो है उसका नाम ही रोज है। इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग है, जिसमें एक उदाहरण, हम सिर्फ एक ही उदाहरण दिए हैं। वैसे ज़रूरी भी नहीं एग्ज़ाम में हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोट लगती ही रहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है। देखिए तो यहाँ पर रोज़ क्या है, रोज़ शब्द यूज हुआ है, मतलब डेली का जो काम, हमेशा एक ही काम यूज करना, रोज़ रोज़ रोज़। तो ऐसा चैप्टर ए का नाम रोज़ है, उसके बाद बहुत सारा जगह है जो रोज़ यूज हुआ है, तो वही चीज़ बोल रहा है लिखने के लिए। चलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 7वां क्वेश्चन देखिए, आशय स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर जैसी मालती। मतलब कि जब कुछ दिन के लिए इसके घर पे आया था तो कुछ देर उनके घर पे रहा, तो उसको लगा कि मतलब हम भी सुस्त पड़ गए, ऐसे ही नीरस हो गए जिस तरह मालती है और मालती का घर है। कुछ देर के लिए हम भी ऐसे ही मतलब हो गए हैं, एकदम निशब्द हो गए हैं, एकदम चहल पहल नहीं है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो क्वालिटी बाहर नहीं आ रही है। तो जैसा घर है वैसा हम भी होते जा रहे हैं, जैसा मालती का घर है, जैसा मालती है वैसा हम भी है, यही कह रहा है। इसका आशय स्पष्ट करें, हम तो इन शॉर्ट में बता दिए हम क्या लिखें। देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसमें विद्वान लेखक जी पंक्तियों के माध्यम से लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया गया है, मतलब सोच करके बताया गया है कि अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। काली छाया का मतलब यहाँ पर गलत नहीं सोचिएगा, कुछ जादू टोना नहीं है, मतलब एक ऐसी वातावरण है जो सही नहीं है, जो चहल पहल नहीं है, एकदम उदास है, नीरस है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मतलब कहता है ना कि जिस माहौल में लोग जाता है उसी माहौल में ढल जाता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम जैसे आए हैं तभी से तो वैसे ही पड़े हुए हैं मूर्ति की तरह, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो वो अपना बता रहे हैं लेखक जी, मुझे भी वश में कर रही है, मैं भी वैसा ही, उस जो आशय स्पष्ट करना है कि उनका कहने का क्या भाव है, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूँ जैसे मालती और मालती का घर लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया जो उस घर पर मंडरा रही है। उस घर की जड़ता, नीरसता, उबाऊपन ने अतिथि को भी प्रभाव डाल दिया है। जाहिर सी बात है, जो जिस माहौल में जाएगा उसको उसी माहौल में ढलना ही पड़ता है। तो वही कह रहा है कि हमारे ऊपर भी असर हो रहा है। इस पंक्ति का यही आशय था। चलिए नेक्स्ट आशय क्या है, कहना है प्रश्न नंबर 8,
3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने की मालती से क्या संबंध है? बहुत सारा जगह मतलब कह रहा है कि इतना बज गया, इतना बज गया। हमेशा मालती से इसका क्या रिलेशन है, क्या मतलब टाइम को हमेशा इसमें कहा कि मालती से ऐसा क्या चीज़ है जो मालती को इसमें रिलेट करता है। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक घंटा गिनती रहती है मालती। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज़ ही वक्त पर नहीं आता है। पानी के इंतज़ार में घड़ी को देखना या उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटा की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक रेखा पर चल रही है। नीरस उबाऊ ज़िंदगी जीने का परिणाम है कि वह घंटे गिनने को मजबूर है। मतलब उसको पता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। एक ही तरह का तो ज़िंदगी है कि उतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है। तो सब उसको पता है कि इतना घंटा के बाद ये होगा, इसलिए वो इतना घंटा गिनती रहती है कि 8 बजे ये होगा, 3 बजे ये होगा, 11 बजे ये होगा, 12 बजे ये होगा। तो ये घंटा गिन गिन करके अपना टाइम पास कर रही है और एकदम उबाऊ ज़िंदगी जी रही है। बस रटा हुआ ज़िंदगी है, आज है तो कल वही ज़िंदगी, परसों है, थोड़ा भी चेंजेस नहीं लाती है। बस यही कह रहा है इसका आज से। चलिए आप कह रहा है कि अभिप्राय स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 9। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष में गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे ही हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। इसका आशय क्या बोल रहे, आशय स्पष्ट करो। तो इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। ये तो लिखना ही है। अगर आशय स्पष्ट करे या प्राशय पूछे या कुछ भी पूछे, अगर पंक्ति में डाल दे तो आपको ये लाइन ऐसे ही इसी स्टाइल में लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रोज या जिस भी शीर्षक से लिया गया है प्रस्तुत पंक्तियाँ ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसमें विद्वान लेखक अगेय जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के उन पक्षों का रहस्य बताने की कोशिश की गई है जिसमें मानव जीवन प्रभावित है। इन पंक्तियों में लेखक द्वारा चांदनी के आनंद लेना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना ऐसे प्रसंग है जो नारी के जीवन को विषम स्थिति के सूचक है। चीड़ के वृक्ष की गर्मी से सूख कर मटमैला होना मालती के नीरस जीवन का प्रतीक है। वहाँ पर जो जितना भी सारा इन्वायरमेंट जो बता रहा है कि वहाँ पेड़ पौधे पर मटमैला हो गया है, तो ऐसा हो गया है जैसे कि मालती के जीवन में भी मटमैला हो गया है। फिर बोल रहा है कि नारी के जीवन, यहाँ पर बोल रहा है कि चांदनी का आनंद लेना, सोते हुए बच्चे को पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसा पर जैसे नारी के जीवन को विषम स्थिति बताता है कि बच्चा उनका सोया हुआ है, पलंग पर से गिर जाता है तो लगता है कि क्या हो गया है। मतलब एक अलग ही स्थिति है नारी का, जो हमेशा संभालना, उसको संभालना, इसको संभालना, अपने जीवन पर नहीं ध्यान देना। जीवन का लेखक कहना चाहते हैं मालती का जीवन एक रेखा पर चलने वाली ज़िंदगी हो गई है जो उबाऊ सा भरा हुआ है। नारी के जीवन में जो राग रंग होना चाहिए, जो मालती के घर में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा घुटन भरी ज़िंदगी समझौता कर लेती है, बदलने का प्रयास नहीं करती है। यही उसके अशांति का कारण है। मेन चीज़ है, जब कोई अशांत होता है किसी भी चीज़ का तो वो कारण दूर करना चाहिए, तभी ही हमको सफलता मिलेगी या शांति मिलेगी। तो वो अशांत है, इसका वजह है कि वो अपना प्रयास नहीं करती है कि चेंज करने का। मालती को अपना जीवन मात्र घंटों में दिखाई देता है। बस वो घंटा गिनती रहती है, टाइम पास निकालती रहती है, टाइम निकालती रहती है कि कितना बजे क्या है, क्या होना है। उसके लिए हर घंटा पहाड़ जैसे लगता है। इसीलिए यही राग है जो कोमल है किंतु करुणा नहीं है, अशांति में ही है। समझे? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। इस समय मैं नहीं सोच रहा था कि बड़ी उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह क्या है? मतलब एक लेखक कर रहे हैं इस चैप्टर का कि एक जो इसके दिमाग में जो घूम रहा है कि एक चंचल टाइप की लड़की मालती आज इतनी सीधी कैसे हो गई, इसके दिमाग में ये घूम रहा है। तो इसका क्या आशय स्पष्ट करना है। देखिए
आंसर है प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित रोज शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक मालती के बचपन के दिनों को याद करता है कि मालती कितनी चंचल लड़की थी। जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे तो हम हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाते थे और खेलने कहीं दूर के बगीचे में जाते थे, तो कभी कच्ची आम तोड़ के खाया करते थे। उस टाइम की बता रहे, बचपना की बात बता रहे। एक बार की बात है, मालती के पिता ने 20-20 पेज पढ़ने के लिए एक किताब ला कर दिए थे, परंतु मालती रोज़ उतना पन्ना फाड़ते जाती थी। इस प्रकार पूरी किताब फाड़ दी। अतः जब उनके पति अखबार में लिपटे हुए आम लाने को कहा तो अखबार का टुकड़ा सामने आते ही मालती पढ़ने में ऐसे मगन हो जाती है जैसे पहली बार मिला हो। देखिए, जब बचपन की बात कह रहे हैं कि मालती एकदम उछलने चंचल की स्वभाव की थी। जब उसको किताब पढ़ने नहीं आता था, उसके पिता क्या दिए थे, उसको 20 पेज का पन्ना दिए थे, किताब पढ़ना है। उसको कहा गया था, उसके पेरेंट्स कहा था कि तुम डेली एक एक पेज पढ़ना, लेकिन वो क्या करती, डेली एक एक पेज फाड़ती गई। एक ऐसे में पूरा किताब फाड़ दी और किताब का वैल्यू नहीं समझी। जब उसके हस्बैंड ने आम जो बाज़ार से आम लाए थे, जो पेपर में लिपेट के दिया गया था, तो कहा था कि आम लेके आओ, तो आम को छोड़ के वो पेपर को पढ़ने लग गई। तो कहने वाली बात है कि जिस टाइम उसको किताब दिया गया उस टाइम वो सीरियस नहीं थी, और जब पढ़ने का टाइम नहीं तो अब पेपर के लिए तरस रही है। जिस टाइम किताब दिया गया उस टाइम डेली एक एक करके फाड़ते गई और वैल्यू नहीं समझी। और आज पेपर में लपटा हुआ सामान पर नहीं ध्यान देके पेपर पे ध्यान था कि क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर एक उत्सुकता था, जागता, मतलब एक्साइटमेंट था कि इसमें क्या लिखा है, ताकि हम पढ़ लेते, बाहर की कहानी क्या कर रहा है, कि हम सीख लेते, कि देखते कि बाहर में क्या चल रहा है। पेपर को पढ़ने के लिए तरस रही थी। ऐसा स्थिति हो गया था उसके घर में, एक पेपर तक भी नहीं आता था, न किताब था उसके घर में। अखबार का टुकड़ा सामने आते ही मालती पढ़ने में ऐसे मगन हो जाती है जैसे उसे पहली बार मिला हो। इससे पता चलता है कि उसके बाहर की दुनिया जानने की उत्सुक है। वह एक अखबार के लिए भी तरस गई थी। इस तरह लेखक एक मध्यम वर्गीय नारी को अभावों में जीने की इच्छा का संकेत दिखाता है और जीवन का संघर्ष की प्रेरणा देता है। मतलब वो कहता है कि मिडिल क्लास की फैमिली में कितनी संकट होती है, और हमें जीने की भी प्रेरणा देता है कि कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे ज़िंदगी अच्छे से बिताना चाहिए। जो मध्यम वर्ग में जो अभाव होता है उस तरह को ज़िंदगी को कैसे दूर किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है कि हम कैसे दूर कर सकते हैं। जिस टाइम वैल्यू देना था उस टाइम वैल्यू नहीं दिए, बाद में जो वैल्यू देना का कोई मतलब ही नहीं होता है। इस तरह आप लोग को भी बोल रहे हैं कि अभी टाइम है तो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क लाएं और अच्छा नाम रोशन करें। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। जो कहानी दिया गया है उसमें मालती का क्या कैरेक्टर है बताने के लिए बोला गया है। प्रस्तुत कहानी रोज की मालती मुख्य पात्र है, मुख्य नायिका है इस चैप्टर का। बचपन में वो बहुत चंचल एवं बंधन से मुक्त जिंदगी जीती थी, परंतु शादी के बाद अपने जीवन को घुटन जैसी जीती है। वह शांत और सीधी बन गई है। वह अपने जीवन को परिवार की धुरी पर नाचने के लिए छोड़ देती है। एक बंधन में बंधे जानवर जैसे जीवन व्यतीत करती है। सही बात है, एक ऐसा जानवर जैसा बिहेव करती है जैसे कि कोई जानवर को कोई खूंटी में रस्सी से बांध दिया गया और चारों साइड वहीं घूमता है, कहीं बाहर नहीं जाता। इसी तरह वो बंधन में बंध गई है, एक जानवर जैसा जीवन व्यतीत करती है। जो देता है वही रहती है, बस उसके बाद आगे कुछ नहीं सोचती है। खाने पीने के अलावा और भी कुछ ज़िंदगी होता है जो उसको मालती को नहीं सोचता है। यही बताया गया है कि मालती का चरित्र कैसा है। प्रश्न नंबर 11 है कि बच्चे से जुड़े प्रसंग पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। जो बच्चा जो है उसमें उस पर क्या प्रसंग बैठ सकता है वो कर अपने शब्दों में लिखिए। रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती का पुत्र जिसका नाम टीटी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। उसका बेटा दुर्बल, बीमार तथा चिड़चिड़ा है, परंतु फिर भी उसकी माँ ममता को अपने जीवन से अलग कर अपने घर के काम काज में रात 11 बजे तक व्यस्त रहती है। वो हमेशा सोच में डूबी रहती है कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं है।
मालती को अपने बच्चे के लिए समय निकालकर उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए। इससे उसका मन लगा रहता और उसे घंटा गिनती नहीं करना पड़ता। बच्चे में घुल मिलकर मनुष्य अपने कठिन समय को भी समाप्त कर सकता है, क्योंकि बाल भगवान का रूप होता है। उसे देखकर या उसको सेवा करके आनंद प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा में अगर आप अच्छा से रहेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपका भी टाइम आसानी से बीतेगा। आप इतना देर से घंटा गिनते रहते कि कब इतना बजा, वो आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। आप आसानी से टाइम पास कर सकते हैं बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा का भी मन खुला रहेगा और आपका भी मन टाइम पास हो जाएगा और एक आनंदित घर परिवार लगेगा। चंचल चहल पहल घर परिवार लगेगा, सूना सूना नहीं लगेगा, सन्नाटा नहीं छाए रहेगा। सो कहने का मतलब है कि कैसे हम मतलब इस बच्चा के बारे में कि बच्चे से क्या प्रसंग उठ सकता है, इसके बारे में अपना शब्द में बोला है कि लिखने के लिए, तो हमने बता दिया। नेक्स्ट है व्याकरण, आपका खंड आ गया। क्या दिया है व्याकरण में? उदयगमय शांतिमय शब्दों में मय प्रत्यय लगा हुआ है। मय प्रत्यय से 5 अन्य शब्द बनाइए। गम, यहाँ पर मय का प्रत्यय है, आप लोग जानते होंगे, व्याकरण पढ़े होंगे तो प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है किसी भी शब्द के। तो यहाँ पर मय प्रत्यय लगा हुआ है, वैसे ऐसा बोल रहा है 5 गो ऐसा शब्द बनाइए। तो जलमय, दयामय, ध्यानमय, ज्ञानमय, भक्तिमय। आप अपना तरफ से और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जितना डिवाइड कीजिएगा, जितना लिखिएगा वो आप ही के लिए बेटर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में कारक चिन्ह को रेखांकित करें और वो किस कारक का चिन्ह है बतावे। कारक बताने के लिए थोड़ी देर में पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कारक है जो व्याकरण खंड में बताएंगे। अभी तो बस किताब का चल रहा है, तो अब जितना भी आता है क्वेश्चन आंसर उसके साथ हम करवा रहे, चाहे व्याकरण हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो पहला है थोड़ी देर में आ जाए, तो मैं क्या है यहाँ पर अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगा, तो यहाँ पर के है डैश, के क्या है संबंध कारक। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, से क्या है यहाँ पर करण कारक। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए, ने यहाँ पर क्या है कर्ता कारक। शाम को 1-2 घंटा फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, को यहाँ पर क्या है संप्रदान कारक। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, के लिए यहाँ पर क्या है संप्रदान कारक। उसने यहाँ पर अब हो गया, उसने कहा आ जाओ, यहाँ आ जाओ संयुक्त क्रिया है। पाठ से ऐसे 5 वाक्य चुने जिसमें संयुक्त क्रिया का उपयोग हुआ हो। मतलब क्वेश्चन में कढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मतलब ऐसा कौन सा है जो कंबाइंड वर्ब बोल रहा है, संयुक्त क्रिया बोल रहा है, उपयोग हुआ है वाक्य में, जो चैप्टर है वो अपना लिखने के लिए खोज के। तो हमने लिखा है कोई आता जाता नहीं है तो नीचे से मंगा लेते। आता जाता यहाँ पर क्या है कंबाइंड है। तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यहाँ पर देखिए ये सब क्या है संयुक्त क्रिया है। एक कांटा चुभा था तो उसी से हो गया, मतलब कांटा चुभा था तो उसी से हो गया, मतलब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर दूसरे चौथे दिन एक कैसे आ जाता है। फिर है वह मचलने लगा और चिल्लाने लगा। मचलने लगा और चिल्लाना क्या है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से अव्यय चुनें। अव्यय कौन कौन सा है। अब के नीचे जाएंगे तो 4 पहिया ले आएंगे, तो क्या है यहाँ पर अव्यय है। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया, तो और इसमें पर क्या है अव्यय है। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी, यद्यपि क्या है यहाँ पर अव्यय है। चलिए अब हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न नंबर 1 है अज्ञेय हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, संस्कृत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय की अभिरुचि किसमें थी, तो आंसर है बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था, तो आंसर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न नंबर 4 है मालती के पति का नाम क्या है, तो आंसर है महेश्वर। प्रश्न नंबर 5 है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, तो आंसर होगा 10 वर्ष।
प्रश्न नंबर 7 है, अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया था? तो आंसर होगा कुलवधु। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड व्याकरण सहित आप लोग अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए। अब टाइम बहुत कम है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो देख करके आप जो जो इम्पोर्टेंट लगता है वही क्वेश्चन नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख देख करके। तो आपका आसानी से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। जितना हो सके वीडियो को सुन लीजिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है हम बता ही दिए कौन कौन इम्पोर्टेंट है, कौन कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो हम सारा क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन आंसर लिखने का, तो आप वीडियो देख कर ही आप समझिए इस चैप्टर के बारे में कि क्या कहा गया है, कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर है। अगर टाइम है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी नोट कीजिए, बाकी नोट नहीं कीजिए। या अगर आप पूरा करना चाहते हैं पूरा कीजिए, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।